नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज खास तौर से बात करेंगे बिहार की। बिहार में जो जानकारी आ रही है, मतदाताओं सूची का जो पुनरीक्षण का काम हो रहा है, उसमें अच्छी खासी तादाद में नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार के लोग, ये सब थोक के भाव मिल रहे हैं। मतदाता सूची में और कई जिलों में ये सूचना आई थी, ना भूलें कि जितनी जनसंख्या है, जितनी आबादी है, उसके लगभग सवा गुना तक आधार कार्ड बने हुए हैं। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। उसके बाद ये सब फैसला किया गया और संभवतः इसका श्रेय लास्ट में राहुल गांधी को भी दिया जाएगा, जिन्होंने बवाल काटा था महाराष्ट्र को लेकर के और ये कहा था कि साहब, वहां मतदाता सूची में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में 8% मतदाता कैसे बढ़ गए, 10% कैसे बढ़ गए और वहां वहां बीजेपी की जीत हुई है, इस तरह की बातें। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने आंकड़े दे करके बताया था कि जिन जिन क्षेत्रों में कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं, वहां भी इतने ही प्रतिशत मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में बढ़े थे। अब बिहार में जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले भी यही लोग थे। भाई, आप एक राज्य में चुनाव आयोग के सिर पर मैच फिक्सिंग का ठीकरा फोड़ चुके हैं, तो चुनाव आयोग क्यों नहीं आने वाले राज्यों में मतदाता सूची की पैमाइश करेगा? उसके पास कुछ तो होना चाहिए कि हमने कराया था। तो अब पता लग रहा है कि विदेशियों के नाम भी वहां की सूची में हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरे, हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये बिहार में संगीन अपराध क्यों बढ़ने लगे हैं। वहां हत्याएं हो रही हैं और अलग अलग जिलों में हो रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हो रही हैं, अलग अलग वर्गों के लोगों की हो रही हैं। और इसको लेकर के बहुत लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि साहब, ये हो क्या रहा है। क्योंकि 6 महीने 4 महीने पहले तक भी बिहार आमतौर पर शांत था। उस तरह का जंगल राज तो अभी भी खैर नहीं है जैसा लालू जी के टाइम में हुआ करता था। गांव के गांव में जो है इस तरह की हिंसा होती थी। बहरहाल, उसकी भी एक पैमाइश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। और तीसरे, जो राज्यसभा के लिए 4 चेहरे नामित किए गए हैं, उनके जरिए प्रधानमंत्री क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, ये भी जरा जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उज्जवल निकम को जब उन्होंने फोन किया तो उनसे पूछा, बल्कि चुटकी ली ठाकरे बंधुओं पर, उनसे कहा हिंदी में बात करें या मराठी में। और ऐसा कह के वो भी ठहाका मार करके हंसे और उज्जवल निकम भी ठहाका मार रहे थे। तो प्रधानमंत्री का अपना तरीका है चुटकी लेने का भी और अपनी नाराजगी जाहिर करने का भी, जो इस तरह की राजनीति पर, मैं कहूंगा क्षुद्र राजनीति पर उतारू है। मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है आज, उनको जोड़ करके हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इस पैनल में अभिषेक तिवारी पटना से, धीरेन्द्र पुंडीर दिल्ली से और वीरेंद्र नाथ भट्ट लखनऊ से जुड़ेंगे। तो तीनों को जोड़ करके हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सभी बुजुर्गों को प्रणाम। जो अभी युवा जी को मेरा प्रणाम। जो अभी शैतानी कर रहे हैं उन्हीं के पास चलते हैं सबसे पहले। तो मुझे तो कह सकते हैं, मेरे सफेद बाल हो रहे हैं, मुझे तो कह सकते हैं, लेकिन बाकी के नहीं, तो अभिषेक तिवारी मेरे ख्याल से दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण तो नहीं है। नहीं, दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण नहीं है सर। अच्छा, तब ठीक है। तब आप सामान्य व्यक्ति है। Then you are normal। इसीलिए मैंने एक बार में सबसे आशीर्वाद ले लिया सर। सभी लोगों से आशीर्वाद लेना, थोड़ा सा और फलेंगे फूलेंगे बड़े होंगे आप लोग के आशीर्वाद से। तो अभिषेक से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई बिहार में
हो क्या रहा है? अचानक इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? और जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम हो रहा है, उसमें विदेशी नाम क्यों मिल रहे हैं? जी, अभिषेक। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जैसा अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि ये जो किलिंग्स है मोस्टली पॉलिटिकल किलिंग है, इंडिविजुअल किलिंग है, और इस तरह का ये मतलब जो एक वेल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, जिस प्रकार से लालू जी के जमाने में अपहरण उद्योग चलता था, वो सारी घटनाएं नहीं है ये। देखिए, आज बच्चा संत कैरेंस, संत माइकल्स, डीपीएस में पढ़ने जाता है, उस तरह की चीजें नहीं है कि डीपीएस से पढ़ते हुए लौट रहा है कोई किसले और उसे उठा लिया गया। देखिए, 100% अपराध समाप्त नहीं होता। 80% अगर लालू प्रसाद यादव के रीजन में 100% था, तो उसको कहिए कि अभी 20% है। मैं स्वयं रात को 11-12 बजे सर पटना में क्रिकेट खेल के आता हूँ। जो हम लोग टर्फ पर जाते हैं खेलने, वो 9:30 बजे का शो करने के बाद में जाता हूँ सर। सोचिए, मतलब 10 बजे मैं क्रिकेट खेलने रात को जाता हूँ और रात को 12 बजे लौटता हूँ। और उससे पहले छोटे-छोटे 8-10 साल के बच्चे वहां पे हॉकी और फुटबॉल का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बिहार का बदलाव बहुत जबरदस्त हुआ है। अभी विमेन्स टीम पूरे एशिया भर की आई हुई थी राजगीर में हॉकी मैच खेलने। उन्होंने कहा कि इंडिया में जितने भी हॉकी के स्टेडियम हैं, टर्फ हैं, उनमें से वन ऑफ द सबसे फाइनेस्ट बनाया है नीतीश कुमार ने। सब बहुत अच्छे से हुआ। तो अभी इलेक्शन है और इलेक्शन के टाइम में राजनीति का एक हिस्सा भी है। अब रही बात कि क्या बांग्लादेशी या विदेशी नागरिक, इस बात की चर्चा तो हम लोग पिछले 4-5 वर्षों से बिहार में कर रहे हैं। बिहार में बहुत तेजी से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। इंटरेस्टिंग, आपके दर्शकों को आंकड़ा दूं जो अब तक आपके दर्शकों के पास छन के नहीं आया होगा। जिस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन दिए जा रहे हैं रेसिडेंस प्रूफ के लिए, अकेले सिर्फ किशनगंज से पिछले 1.5 महीने में 1.5 लाख से ऊपर लोगों के हैं सर, जबकि ये एवरेज 10,000 से ऊपर का होता नहीं है। मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड ढंग से किसी का निवास प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ किशनगंज में नहीं है सर, ये जंप आपको, आप लोग खुद आपके दर्शक साइट पर चले जाएं, ये जंप आपको अररिया में दिखता है, किशनगंज में दिखता है, कटिहार में दिखता है, और सीमांचल के बाद भी अगर आप जाएं तो ये आपको जंप मधेपुरा में दिखता है, ये जंप आपको दरभंगा मधुबनी में भी दिख रहा है। दिस इज अनरियल। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है, इससे दुखी होना महागठबंधन का बहुत स्वाभाविक था। उन्हें समझ में आ गया, एक अभी एस्टिमेटेड डिटेल आया है थर्ड पार्टी के द्वारा कि जो असम में, बंगाल में, बिहार में ये जो पूरा सर्वे चलेगा और तमिलनाडु में, एस्टिमेटेड है कि भारत में 3 करोड़ वोटर कम हो जाएंगे। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि 3 करोड़ वोटर कौन कम हो रहा है, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा सर। बंगाल में ये ना भूलें, धीरेन्द्र सर तो ग्राउंड पर गए थे, सीटों को हम छोड़ दें, मात्र 50 लाख के वोटर का अंतर था सर। सीट का अंतर बहुत दिखता है, लेकिन वोट का अंतर जो था वो लगभग 50 लाख का टोटल था। कितनी गंभीर परिस्थिति है। ऐसे में महागठबंधन बंद करेगा, ये सारी चीजें करेगा, लेकिन बिहार वोट कैसे करेगा? बिहार वोट करेगा नरेंद्र मोदी जी के विजन के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। और बिहार हर उस मुद्दे को पकड़ता है जो राष्ट्रीय भी हो, अंतरराष्ट्रीय भी हो। ये बिहार की वोटिंग का एक दिलचस्प पहलू है। बिहारी को मैं इसलिए सबसे बुद्धिमान वोटर कहता हूं क्योंकि बिहार में अखिलेश यादव और योगी के बीच में चुनाव नहीं है। बहुत इजी हो जाता है इस प्रकार का जब चुनाव करना हो तो। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर के को एस्टैब्लिश करने के बेताज बादशाह हैं, और एक तरफ क्राइम और लाश जो पेड़ से लटकती थी और लड़कों से गलती हो जाती थी, वो वाले बेताज बादशाह हैं। तो बहुत क्लियर डिफरेंस है, तो चुनना आसान है। किंतु बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच चुनाव कर, कि आपके लिए कम डेंजरस कौन साबित होगा? आयु हो गई है, फटीक फैक्टर के नाम पर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मैं अभी, मेरा जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है नालंदा जाने का, नवादा जाने का, या अगर तिरहुत प्रमंडल में मैं बेतिया जा चुका हूँ, मोतिहारी से आ चुका हूँ, जहां से मनीष कश्यप भी बेतिया में चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
ओमकार सर, बीजेपी का वोटर का बाद में बात करेंगे, लेकिन जो नीतीश कुमार का कोर समर्थक है वो इंटैक्ट है। एम फैक्टर मतलब महिला फैक्टर, महिला फैक्टर एनडीए के साथ जबरदस्त साथ में खड़ी है और इसका प्रभाव बहुत व्यापक होगा सर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चुनाव में वोट के समय इसका प्रभाव ना हो। जी बिल्कुल सही बात है। धीरेन्द्र जी के पास चलते हैं। धीरेन्द्र जी, 4 नॉमिनेशन हुए हैं राज्यसभा के लिए और इनमें चारों नाम बहुत ही सम्मानित हैं, नो डाउट। और इनमें उज्जवल निगम, मीनाक्षी जैन, सदानंद, ये नाम विशेष रूप से मैं लेना चाहूँगा। और अभिषेक शर्मा जो एनडीटीवी में बहुत लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं और बहुत सम्मानित पत्रकारों में से हैं, उनकी एक पोस्ट में देख रहा था, खास तौर से सदानंदन के बारे में उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि ये केरल के एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और शिक्षक हैं जिन्होंने समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे विशेष रूप से दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े समुदायों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए, संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया बल्कि सामाजिक जागरूकता और समानता की भावना भी छात्रों में पैदा की। बहुत लंबी पोस्ट है, लेकिन एक जिस्ट मैं बता देता हूं ताकि आपको बोलने का पूरा मौका मिल जाए। इनके साथ एक घटना हुई थी। एसएफआई का नाम आया था जब इनके ऊपर हिंसा हुई थी। इनके दोनों पैर काट दिए गए थे और ये एक कृत्रिम पैरों के साथ चलते हैं। एक जनसभा में नरेंद्र मोदी ने इनको अपने साथ खड़ा करके इनके बारे में जानकारी दी थी। ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने का संदेश और संकेत क्या है? उज्जवल निगम, मीनाक्षी जैन, ये दोनों पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। नहीं भूलना चाहिए उज्जवल निगम ने किस तरीके से कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था और मीनाक्षी जैन के बारे में आप डिटेल बताएंगे ही, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और किस तरह का जो एक नैरेटिव एक्चुअल में हमारे देश में बनाया जाता रहा, उसको काउंटर करने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही है। तो मैं शुरुआत करता हूं। दरअसल ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। आज 13 जुलाई है। 13 जुलाई कश्मीर में वहां शहादत के नाम पर, शहीदों के नाम पर नक्शबंदिया बाग में जाया जाता है और वो ये बताता है, ये इसी तारीख पे आज मीनाक्षी जैन वहां बनी है राज्यसभा की मेंबर। यानी एक जो इतिहास का नैरेटिव हम लोगों को दिखाया जाता है और उसके काउंटर में जो इतिहास है, आज दोनों आमने सामने थे। क्योंकि 13 जुलाई को मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि 1931 को घाटी में पहली बार एक इस्लाम खतरे में है, पथराव, हिंदुओं के घर लूटना, ये तमाम चीजें हुई और वो लोग जो वहां इस्लाम के लिए जेल पर जो हमला हुआ था, जो वहां नमाज पढ़ने की जरूरत हुई थी और चूंकि एक 27 जून को वहां एक रैली हुई थी, माफ करना मैं इसलिए थोड़ा सा उधर जा रहा हूं, अगर आप कहें तो समय है तो मैं उसको बताऊं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब उसका संक्षेप में जिक्र कर दीजिए बस। तो आप चलिए, मैं ये बता सकता हूं कि वहां वो जो हम लोग नैरेटिव देखते हैं उसका कोई अर्थ आज की तारीख में नहीं। आज तमाम पार्टियों ने वहां, फिर उन्होंने जो कश्मीरी पार्टियां हैं वहां जाने के लिए प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया, सरकार ने छुट्टियां रद्द की और ये उस इतिहास के नैरेटिव का कमाल है जो हमेशा से मीनाक्षी जैन सामने रखती रही हैं। पहले मैं वहीं से शुरू करता हूं। सी सदानंदन, आपने उनका कहा, दरअसल इनकी पूरी फैमिली, ये कन्नूर जिले के हैं, आप समझ रहे होंगे, ये वो इलाका है मालाबार का जहां सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट प्रोन हुआ करते थे। और उस वक्त चूंकि भारत उस समय सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ था, यानी जो अखबार बता रहे थे वही सच था और अखबार जो छप रहे थे केरल से, वहां आप सोच रहे होंगे कि किस तरह छप रहे थे।
क्योंकि कम्युनिस्टों की और नक्सलियों की एक बहुत शानदार आदत है कि वो कानून और संविधान सबका सहारा लेके सबसे पहले अभिव्यक्ति का गला घोटते हैं। सबसे पहले हिंसा उनके कैरेक्टर का एक हिस्सा है। तो वहां वो उनका परिवार जो है, इनके फादर टीचर थे और ये भी एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी के सीपीआईएम के बहुत कट्टर समर्थक थे। लेकिन इन्होंने एक फिर कवि जो वहां बहुत ही जबरदस्त, उनके भारतीय दर्शनंगल एक कविताओं का पूरा संग्रह था, जिससे उन्होंने लगा कि नहीं, भारत में कोई अल्टरनेट भी है। और वो धीरे धीरे आए 1984 में वो आरएसएस में शामिल हो जाते हैं। और यहां से क्योंकि वो शामिल हो गए हैं तो इसके बाद तो फिर कम्युनिस्टों के लिए उस वक्त, आप अभी जब ये हालत देख रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि उस समय क्या हालत रही होगी। और पूरे ठीक 10 साल बाद वो 25 जनवरी 1994 को, लगभग 30 साल की उम्र थी उनकी, वो मट्टनूर के पास एक जगह बस से उतर के अपने घर जा रहे थे कि अचानक सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, उनके दोनों पैर काट दिए, सड़क के किनारे खून बहता रहा और वो पड़े रहे। और ये एक चेतावनी थी जो उस वक्त आरएसएस में जा रहे थे। कम्युनिस्टों में बहुत सारे लंबे समय तक अपने काडर को अगर वो हिंसा पर ना उतारू हो तो रोकने का कोई कारण नहीं होता। सर ओंकार सर, हम लोग, मैंने कल भी आपके साथ जब मैं चर्चा में तो मैंने कहा था कि जब हम पढ़ते थे तो कहा जाता था कि जो 25 तक कम्युनिस्ट नहीं हुआ उसमें दिल नहीं है, और जो 25 के बाद भी रह गया उसमें दिमाग नहीं है। तो वो जो है उसको उस समय जो देख रहे थे ये, इसके बाद, लेकिन इसके बावजूद सदानंदन ने एक अपने आप को जो आर्टिफिशियल लिम्ब है उनके सहारे वापस लौटा, स्कूलों में वापसी की और छात्रों की कमी से जूझ रहे स्कूल को उन्होंने फिर से तैयार किया। अब वो काफी सारे जो नेशनल टीचर्स उसके हैं, उसके भी हेड है संघ के, और कई सारी चीजें। तो वो एक जिजीविषा है उनका सिलेक्शन जो है। जब वो, आप ये सोचिए कि जब संसद में वो शख्स जिसके दोनों पैर कम्युनिस्टों ने काट दिए हों, वो एक वहां खड़ा होता है, तो इससे बड़ा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे कि कम्युनिस्टों की हिंसा का क्या अर्थ है? कम्युनिस्टों की जो अर्बन नक्सलिज्म का जो हम लोग कल भी जिक्र कर रहे थे, उसके क्या मायने हैं? वो सदानंदन जीवित प्रतिमूर्ति वहां उसके गवाह होंगे। दूसरा, मैं चूंकि मीनाक्षी जैन मेरी पसंदीदा राइटर हैं, और जो भूलेंगे नहीं, एक आपने शाहीन बाग के समय एक नारा देखा होगा, मुसलमान को जो जिहादी आइडियोलॉजी है उसमें एक नारा बहुत चलता है, भूलेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपको, मतलब मैं तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि ये नारा उनकी देन नहीं, ये नारा हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति का मूल मंत्र है, जिसने कभी छोड़ा नहीं, कभी उसने भूला नहीं। क्योंकि जिस जगह पर मंदिर तोड़े गए उनके बराबर में छोटे मंदिर या उसी जगह फिर मंदिर खड़े करके उन्होंने हमारे पूर्वजों की परंपरा को बताते रहे कि आपको न भूलना है न छोड़ना है। 500 साल बाद भगवान श्री राम का मंदिर वहां खड़ा होता है, तो वो उस परंपरा का, चूंकि ये किताब मैंने जब उनकी फ्लाइट ऑफ डेटीज एंड रीबर्थ ऑफ अ टेम्पल पढ़ा तो मुझे लगा कि इतिहास ऐसे भी लिखा जाता है। रामायण अयोध्या, कृष्णन वासुदेव एंड मथुरा, और लाइन से सती पर जो उनकी किताबें थी, ये एक बहुत ही, मुझे लगता है इरफान हबीब और जो गैंग था रोमिला था पर उसको सीधे तौर पर चुनौती थी। मैं एक इंस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना चाहूंगा अगर आप मुझे समय की अनुमति दें। ये मेरे ख्याल से किसी भी सभ्यता के एक शोक गीत, क्योंकि हर कोई सभ्यता का एक अपना, अगर कम शब्दों में कहा जाए तो एक रुदन होता है, एक रोना होता है। मुझे लगता है ये इंस्क्रिप्शन जो 12वीं शताब्दी के आखिर का है उसको इसलिए पढ़ना चाहिए कि सनातन की सभ्यता का सबसे बड़ा शोक गीत है। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो मैं चौंक उठा था। मैं आपको उन्हीं की उसके बुक से पढ़ सकता हूँ। इटावा में ये जो लेट 12th सेंचुरी में मिला, महाराजा अजय सिंह जो जयचंद गढ़वाल का भतीजा था, ये जो है उसके यहाँ है, वो उसने और उसके पुरोहित ने चंडी महायज्ञ को वो किया, और जो माँ दुर्गा की मूर्ति थी उसको गड्ढे के अंदर रखा। आप ये समझिए, वो जो लिखा गया था वो पढ़ देता हूँ, चूंकि इंग्लिश में लिखी गई किताब है तो उसको इंस्क्रिप्शन ये झांसी में अब शायद है। उसमें लिखा था, माई रेशनलिटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ माई फियर द मलच्छ। मेरी जो तर्कशीलता है वो नष्ट हो रही है मलैच्छों के डर से। मलैच्छ जो इस्लामिक आक्रमणकारी थे, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत का कोई एक आखिरी अंश भी नहीं था।
जो एक रंच मात्र हो वो भी नहीं था। विद ग्रेट सोरो टचिंग हर विद माई हेड, मतलब मैं बहुत दुख के साथ माँ के पैरों को छूता हूँ। आई प्लेस द दुर्गा द ड्वेलर ऑफ द फोर्ट, जो फोर्ट की इसकी दुर्गा की, चूंकि उनकी वो देवी थी, एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ बैड लक, यानी दुर्भाग्य को नष्ट करने वाली हैं, इनटू द पिट, इस गर्भ इस गड्ढे में, टिल द गॉड स्कंद, जब तक कि भगवान कार्तिकेय इन मलेच्छों की इस उसको वीरता को धूल में ना मिला दें। When ill fates meets the यवंस, यानी इन यवंस भी उनको बोलते थे, मलेच्छ और यवन के साथ हिंदुस्तान उनका इतिहास में मिलता है कि सी माइट रीअपियर, जब ये लोग अपने दुर्भाग्य को प्राप्त होंगे तब वो दोबारा से प्रकट होंगी और मैनिफेस्ट हरसेल्फ अगेंस्ट अमिस्ट, इस जो अप्रोवर चल रहा है इसके अगेंस्ट खड़ी होंगी। Until that time I am a fool like a drunkard, तब तक के लिए मैं एक नशे में डूबे हुए आदमी की तरह मूर्ख मैं हूं, मैं मूर्ख। लेट नॉट फेयर एंटर यू, द गॉड विल रिटर्न विद अलोंग विद यू, यानी भगवान जो युद्ध के भगवान है वो वापस लौटेंगे आपके साथ। ये एक उस आदमी की पीड़ा समझिए, ये अकेले आदमी की पीड़ा नहीं थी, उस वक्त गांव गांव के अंदर इस तरह रखा जा रहा था। साउथ के लिटरेचर्स में इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। हिंदुस्तान के इस हिस्से में, जिसको हम हिंदुस्तान कहते थे नॉर्दर्न इंडिया में, हमको नहीं मिलता क्योंकि तमाम लाइब्रेरीज जला दी गई थी, तमाम किताबें जला दी गई थी, और उन सब, और इसीलिए हमको कहा गया कि हम इतिहास नहीं रखते हैं। लेकिन आप ये देखिए, जब गांव गांव में आपको अभी भी मिलती हैं जो मूर्तियां मिलती हैं, ये बड़ा मजाक का विषय हुआ करता था, और मैं भी उन लोगों में था जो ये कहता था कि ये अपने आप किसने बनाई होगी, क्योंकि वो कहते थे ना कि गांव में नीचे से मिली मूर्ति। दरअसल हजारों हमारे पूर्वजों ने ऐसी हजारों मूर्तियां उनके तोड़े जाने के डर से रखी थी, और ये मीनाक्षी जैन की एक बड़ी किताब के साथ आया। उन्होंने लेफ्ट की एक पूरी आइडियोलॉजी की टक्कर ली और ये बताया कि किस तरह से एक अल्टरनेटिव हिस्ट्री, और इसकी कीमत चुकानी पड़ी। आपको मालूम है, उनके पब्लिशर्स ने किताबें नहीं छपने दी, उनके किताबें वापस हो गई। उनको गार्गी कॉलेज में उन्होंने अपना जो एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री तक रही, वो बहुत ही लंबा, चूंकि आपके साथ और मेरे साथ तो वो, और अभिषेक भी जयपुर डायलॉग में लगातार उनके साथ हम लोग चर्चा में रहे, तो वो एक बहुत ही बेसिक के साथ और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने इतिहास का पक्ष रखा। मुझे लगता है आज के जो दो नाम हैं, मैं चूंकि उज्ज्वल निकम के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है सी सदानंद और मीनाक्षी जैन वो नाम है जिनसे विपक्ष का पूरा दिल दहल रहा होगा, क्योंकि वहां रोमिला थापर और इरफान हबीब गैंग की हिस्ट्री ही संसद की हिस्ट्री बन चुकी थी। वहां एक नैरेटिव अल्टरनेट खड़ा होता है। तो मैं इस बात को कहूंगा कि आज ये एक बड़ा फैसला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भट्ट साहब। हमने अपने देश ने ये महसूस किया है कि प्रधानमंत्री के ऑफिस से जो फैसले लिए जा रहे हैं वो दिल को छूते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को पद्म सम्मान दिए जा रहे हैं जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं था, जिनका कोई नोटिस ही नहीं लेता था, और जिन्होंने इस देश में, बल्कि मैं कहूंगा कि नीचे समाज में अपना पूरा जीवन खपा दिया, अपनी राष्ट्र को, समाज को पूरी सेवाएं दी। ऐसे लोगों को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। पद्म सम्मान किनको दिए जाते थे, हम और आप अच्छे तरीके से परिचित है। राज्यसभा में भी किनको भेजा जाता था, किनको नामित कराया जाता था, पूरा देश जानता है। ये एक प्रधानमंत्री अलग तरह का मैसेज दे रहे हैं कि एक्चुअल में जो रियल असली भारत है उसका सम्मान करके आगे बढ़ना होगा। जी, आपकी बात को मैं केवल एक शब्द में समेटता हूं, डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति। प्राइम मिनिस्टर ने 26 मई 2014 को लोकसभा में अपने पहले भाषण में इस बात का खुलासा किया था। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है, 1885 में अंग्रेजों ने जिस पार्टी को बनाया, वही अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को उसी पार्टी को ये प्रमाण पत्र देके चले गए कि आपकी वजह से देश आजाद हुआ। आपने इतना बड़ा आंदोलन किया कि हम आपसे डर के हम जा रहे हैं। कि देश आज भी यही मानता है, और उसमें एक देश का पापा बन गया और एक देश का चाचा बन गया, वो आज भी चला आ रहा है। तो जो हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन है, जो औपनिवेशिक दास्ता हमने झेली है, ये इतिहास चाहे तुर्कों का हो, अरबों का हो, अफगानों का हो,
ईरानियों का सब पूरा इतिहास गायब कर दिया गया। और औरंगजेब जैसे खूंखार आदमखोर दरिंदे को भी के नाम पे भी इस देश में सड़क बना दी गई। तो डीकोलोनाइजेशन का जो प्राइम मिनिस्टर का जो अभियान है, आज 11 साल लग गए प्राइम मिनिस्टर को इतिहास में इतनी बड़ी सार्थक हस्तक्षेप करने में कि मीनाक्षी जैन, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के मशहूर एडिटर गिरिलाल जैन की पुत्री हैं, उनको ये आज ये और तुर्को यानी जिनको यह मुगल कहा जाता है, उनके जमाने में उत्तर भारत ने क्या अत्याचार झेला, अगर उसके बारे में सबसे प्रामाणिक अगर किसी ने लिखा है तो ये मीनाक्षी जैन ने लिखा है। सती प्रथा के बारे में जिस तरीके से इस देश में पाखंड और झूठ फैलाया गया कि हिंदू जो है कि हिंदुओं में हर विधवा स्त्री को पति के संग जल के मरना पड़ता था, उन्होंने उसके ऊपर पूरी बहुत मशहूर किताब लिखी है सती प्रथा के ऊपर, और राजा राम मोहन राय को बता दिया गया कि उन्होंने इसको रुकवाया था। तो झूठा इतिहास है। और ये कोलोनाइजेशन की हिस्ट्री खाली हमारे देश में नहीं है, ये समस्या हर जगह है। ब्रिटेन के आम नागरिक को ये नहीं मालूम कि लंदन जैसे 1.5 करोड़ की आबादी के शहर का जीडीपी $600 बिलियन है। यूपी का जीडीपी केवल $250 बिलियन है और यहाँ की आबादी 24 करोड़ से ऊपर है। तो आज जब शशि थरूर ने इसके ऊपर किताब लिखी, कांग्रेस के एमपी ने, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के एड्रेस में भाषण दिया कि कैसे अंग्रेजों ने देश को, भारत को लूटा, नंगा किया, खून चूसा, और कैसे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में कैसे जो है असमृद्धि आई। और उसके बाद एक किताब लिखी विलियम डैलम पाइल ने, द डार्क एजेस। तब ये एहसास हुआ ब्रिटेन के लोगों को कि हम क्या हैं। अमेरिका के पहले यूरोपियंस ने वहां के मूल आबादी का करोड़ों लोगों का समूल नाश कर दिया, एनिहिलेट कर दिया। अमेरिका का आदमी ये नहीं जानता कि हम यहाँ के मूल निवासी नहीं है, ये सब वहां यूरोप से आके बसे हुए लोग हैं, जो आज वहां का बहुमत है लगभग 58%। ऑस्ट्रेलिया का लोग ये नहीं जानते कि वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। न्यूजीलैंड के में थोड़ी मावरी ट्राइब बची हुई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में साफ हो गई है। तो भारत को डीकोलोनाइज करना, आज भी हमारा संविधान, उसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। 90% तो वही है जो अंग्रेजों ने 1920 में, 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था, केवल आपने उसमें जोड़ दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़ दिया, और आपने उसमें जो है प्रेम्बल जोड़ दिया और फंडामेंटल राइट जोड़ दिया। बाकी पूरा संविधान आज भी वही है जो अंग्रेजों के जमाने में संवैधानिक व्यवस्था विकसित हुई थी। तो ये मामला इतना ज्यादा मल्टी लेयर्ड है, ये प्याज के समान है, परत दर परत छीलते चले जाइए, कोई आपको सार्थक चीज दिखाई नहीं पड़ेगी। तो ये काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और लोगों को ये ऐसा, और चूंकि मैं कोई बात भी कह रहा हूं उसका अर्थ आप वही निकालेंगे जिसके बारे में कोई संदर्भ सामग्री आपके मन में, मस्तिष्क में पहले से मौजूद है। यदि आपके पास कोई संदर्भ नहीं है तो आपके ऊपर मेरी बात का कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। तो आज 11 साल में प्राइम मिनिस्टर यहाँ तक पहुंच पाए हैं, और आज भी लोगों को लगता है कि अयोध्या में मंदिर बन गया तो ठीक है, ये तो बीजेपी का इलेक्शन स्टंट है। इसी महीने भारत सरकार ने घोषणा की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एक सेंटर अयोध्या में खोला जाएगा, लेकिन यूपी के लोगों में इसके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं। ठीक है, खुल गया, जैसे कोई थाना खुल गया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का सेंटर अयोध्या में खुलना बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बात है। वो केवल अयोध्या के मंदिर की सुरक्षा के लिए खोला जा रहा है। वहां पे 17 एकड़ जमीन पीएसी को दी जा रही है अपनी बटालियन का हेडक्वार्टर खोलने के लिए अयोध्या में। तो ये जो सिविलाइजेशनल वॉर है जो हम लड़ रहे हैं पिछले 1000 साल से, और ये हम लोग नहीं जानते कि दुनिया में जितनी प्राचीन सभ्यताएं थी, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इन सबका नाश कर दिया क्रिश्चियनिटी ने और इस्लाम ने। जो मुगलों ने किया, जो तुर्कों ने किया भारत में, अफगानों ने जो किया, जो सोमनाथ मंदिर को लूटा, और जो लिखा है इतिहास मीनाक्षी जैन ने, वो सारा काम आज से 1000-1500 साल पहले रोमन एम्पायर को नष्ट करने में, ग्रीस सभ्यता को नष्ट करने में चर्च कर चुकी है। और क्रिस्टीना निक्सी की ये बहुत मशहूर किताब है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लासिकल सिविलाइजेशन बाय द चर्च,
जो चर्च के हथकंडे आज से 1500 साल पहले थे, वही हथकंडे भारत में आज भी अपनाए जा रहे हैं। दीपावली पे शोर मचाओ, होली पे शोर मचाओ, पानी बचाओ, दीपावली पे कुत्ते खाना नहीं खाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन बकरीद में 1 करोड़ बकरे काट दिए जाते हैं और सड़कें खून से लाल हो जाती हैं, तो कोई समस्या नहीं होती है। तो जिस तरीके से सिविलाइजेशन को डाइजेस्ट करने का जो अभियान था चर्च का और इस्लाम का, वो आज भी जारी है। आज ही हरदोई में एक हिंदू लड़की एक लड़की मुस्लिम गिरफ्तार हुई है। उसने अपनी हिंदू सहेली को अपने घर में बुलाया और अपने एक मुसलमान लड़के से उसका रेप करा दिया। उसके ऊपर जोर डाला कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। वो लड़की गिरफ्तार हो गई है और जो रेपिस्ट है वो फरार है। ये आज की घटना है हरदोई में। तो और जो झिंगुर बाबा है, उसको लोग छांगुर कहते हैं, मैं उसको झिंगुर कहता हूँ। उसका जो नेटवर्क है पूरा पाकिस्तान, दुबई, नेपाल, बांग्लादेश कहाँ-कहाँ फैला हुआ है। 500 करोड़ रुपए का लेन-देन सामने आया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को उसमें एंटर करना पड़ा है। मुझे लगता है इसमें अब एनआईए भी आएगी। तो ये सब जो हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से जो लिखा था वीएस नाइपॉल ने, इंडिया इज ए वुंडेड सिविलाइजेशन, भारत एक घायल सभ्यता है। तो उसके ऊपर जो धीरे-धीरे मलहम लगाने का काम हो रहा है, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो इसके सिविलाइजेशनल इम्पैक्ट को, इसके सिविलाइजेशनल संदर्भ को नहीं समझता। उसके लिए भी इसके ये है कि बस चुनाव जीतते जाओ, सरकार में आओ, अपनी ताकत बढ़ाओ। तो ये काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और अभी भी लोगों को कोई दर्द होता है। और एक बहुत बड़े जो है कॉलमिस्ट हैं, एक बड़े अंग्रेजी अखबार के, और वो प्रोफेसर रहे हैं, वो इतना हताश हो गए हैं। वो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के बारे में लिखा, ये बीजेपी के पालतू कुत्ते हैं, डोमेस्टिकेटेड एलाइज हैं। अब बताइए, एलाइज भी क्या डोमेस्टिकेटेड होते हैं, पालतू होते हैं क्या? वो इतने, और एक और हैं जो दिल्ली के पास एक वामपंथी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो भी इतना हताश हो गए हैं कि अब वो बहुत ही सभ्य और शालीन भाषा में ऐसे गाली देते हैं जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विंस्टन चर्चिल दिया करता था, दीज जी ब्लडी कैनॉट स्टे टुगेदर एज ए नेशन स्टेट, दे विल विदर अवे। तो जो उसका जो एक स्नॉबरी थी विंस्टन चर्चिल की, वो मुझे आज दिखाई पड़ती है। और जो सबसे बड़ा काम जो आज हुआ, जो जो केरला के जो सदानंद मास्टर को, जो आज से 5 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने केरला में एक रैली एड्रेस करते हुए सदानंद का परिचय कराया था वहां की जनता से कि इनके संग कम्युनिस्टों ने क्या किया। और ये लोगों को मन में साफ ये बिठा लेना चाहिए, जो हजरत अब्राहम से जो 3 मजहब पैदा हुए, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, जिनको कहा जाता है अब्राहमिक रिलीजन, वो चौथा मार्क्सवाद है। कभी भी मार्क्सवादी चर्च का जो देश को डिस्टेबलाइज करने का, या जो उनका सबवर्सिव एजेंडा है नॉर्थ ईस्ट में, सबको कन्वर्ट करो, आजकल नेपाल में चल रहा है, कभी इसके बारे में कम्युनिस्ट पार्टी वाले नहीं बोलते। बीजेपी बहुत खतरनाक है, लेकिन केरला का मुख्यमंत्री पिछले साल हमास का नेता सिनवार, जिसको इजराइल की सेना ने मार दिया, उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रैली हो रही है, बड़ा भारी स्क्रीन लगाया गया था वहां केरल में, और वो रैली को एड्रेस कर रहा था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एसडीपीआई का गढ़ है केरल। आईएसआईएस के सर्वाधिक रिक्रूटमेंट केरला से हुए हैं, और ये इतने मूर्ख हैं कि आईएसआईएस को फ्लोट किया था मोसाद ने, इजराइल ने, और उसमें सपोर्ट था सीआईए का, पैसा था और हथियार था सऊदी अरब का। और ये इतने मूर्ख हैं कि वो समझते हैं कि वो जाके इस्लाम की सेवा कर लेंगे। तो जैसा अभी कहा धीरेन्द्र जी ने, ये सब चीजें जो हैं देश के एजेंडा में लौट रही हैं। मीनाक्षी जैन नाम की कोई इतिहासकार देश में है। मीनाक्षी जैन ने कुछ जीवन में इतिहास पे शोध किया है, कुछ लिखा है, लोग जानेंगे और लोग पढ़ेंगे। अगर मीनाक्षी जैन को पढ़ेंगे तो सीताराम गोयल को भी पढ़ेंगे, राम स्वरूप को भी पढ़ेंगे, और लोगों को पढ़ेंगे, और इतिहास उनको जानकारी होगी। तो अपनी सभ्यता से परिचय कराने का जो काम नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों में कर रहे हैं, लोगों को समय लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे समझ में आएगा। 1000 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, तो और अभी हमारे हाथ में सत्ता आए हुए मात्र 80 बरस भी नहीं हुए हैं, और वास्तविक रूप में सत्ता आए हुए अभी केवल 11 साल हुए हैं। मैं इसको 11 सेकंड मानता हूँ।
तो 11 सेकंड में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा मानना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन अभियान और संघर्ष जारी है। बिल्कुल सही है। अभिषेक जी, अभी 3 दिन पहले रांची में जो पूर्वी परिषद है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। जब ये बैठक में पहुंचे तो हमने और आपने देखा टेलीविजन पर्दों पर कि वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 60 डिग्री के अंश पर झुक करके उनको नमस्कार कर रहे थे, उनका अभिनंदन कर रहे थे, उनका स्वागत सत्कार कर रहे थे। और कौन नहीं जानता है कि अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए ही उनको जेल भी जानी पड़ी थी। इंडी अलायंस के बाकी घटक दलों के नेता हेमंत सोरेन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी या तेजस्वी या दूसरे लोग जो है वो 60 डिग्री के अंश पर झुक करके स्वागत सत्कार करें, लेकिन एक विनम्रता होती है, एक पद की गरिमा और मर्यादा होती है। बिहार में जो कुछ चल रहा है उस पर मैं तेजस्वी का बयान पढ़ रहा था। इन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग एक पार्टी का सेल बन गया है। सेल बन गया है यानी चुनाव आयोग पर अटैक कर रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली में मुख्यमंत्री चुने गए, कोई ऐब नहीं था चुनाव आयोग में। इसी तरीके से भगवंत मान अगर पंजाब के मुख्यमंत्री बने तब भी चुनाव आयोग ठीक था। कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, चुनाव आयोग ठीक है। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली 2 सीटों से जीत करके आते हैं और लगभग 4-4 लाख से जीत करके आते हैं, चुनाव आयोग ठीक है। लेकिन अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी के द्वारा ही उठाई गई एक तथाकथित काल्पनिक समस्या के पीछे जाते हुए बिहार में मतदाता सूचियों का सत्यापन कर रहा है, तो वो एक पार्टी का सेल बन गया है। इस मानसिकता पर आप क्या कहेंगे? और ये जो बड़े पैमाने पर पूरे देश में एक अभियान चल रहा है, मजारों को ध्वस्त करने का, अवैध मस्जिदों को गिराने का, इसके अलावा जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको भर भर करके वापस उनके देशों में भेजने का और मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण का, इस पर भी मैं आपके विचार चाहूंगा। पहले वोटर वाला पे आ जाते हैं, चुनाव आयोग पे आ जाते हैं। अब तेजस्वी यादव को तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि राजनीतिक रूप से परिपक्व 2014 के बाद हुए हैं क्या। ये वास्तविकता है कि 2015 में ही एज किसी तरह मैनेज करके उन्हें चुनाव लड़वाया गया। तो संभवतः 2013 में क्या ज्ञान होगा पता नहीं, लेकिन बाकियों को होना चाहिए। सर, मेरे एक प्रश्न का उत्तर आपके दर्शक कमेंट बॉक्स में दे कि चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन, ये जो अभी जो प्रोसेस है जिसमें एक केंद्रीय मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और विपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट एक बार जबरदस्ती है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग में ये जो चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस क्या था सर? सिंपल क्वेश्चन है, उसका सिंपल आंसर होना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री करेंगे, वही था, उसी हिसाब से होता आया था। लेकिन 2013 में अद्भुत घटना हुई, चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन सोनिया गांधी ने किया था। आप लोगों को तो याद होगा सर। अब सोनिया गांधी क्या थी? वो तो यूपीए चेयरपर्सन थी। मुझे आज भी इस बात का क्षोभ है कि विपक्ष ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन मैं उठाता हूं, एक बात पूछता हूं, किस हैसियत से चुनाव आयुक्त को सोनिया गांधी चुन सकती है? आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको गूगल पर। उसका नाम भी तो बताइए। नवीन चावला। मैं क्यों नाम पर जाऊं? इस आदमी को इमरजेंसी के बाद शाह कमीशन ने ब्लैकलिस्ट किया था और कहा था कि इस आदमी ने इतने अत्याचार किए, इसे किसी प्रशासनिक पद पे कभी नियुक्त ना किया जाए। और इतने दागी आदमी को कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था, नवीन चावला को। मैं जाना नहीं चाह रहा था नवीन चावला जी के, क्योंकि विषय का विषयांतर हो जाता है, इसलिए मैं ये बस बताना चाह रहा था दर्शकों को कि भाई सोनिया गांधी ने किस हैसियत से चुना? मेरे इस सिंपल से प्रश्न का उत्तर मुझे कोई दे दे, पूरे भारत में कोई दे दे। किसी संवैधानिक पद पर तो नहीं है?
सुपर प्राइम मिनिस्टर कोई पद तो नहीं है ना, ठीक है वो थी तो एकमात्र सांसद ही। क्या देश में सांसद चुनाव आयोग चुन सकता है? मेरा बमशेल सुनिए जो मैं पूछ रहा हूं, क्या कोई देश का मनमोहन सांसद, सिंह जी की मालकिन थी भाई। वो ठीक है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल संवैधानिक पद तो नहीं है ना, मनमोहन सिंह जी की मालकिन नहीं, हो जाना। हम केवल मजाक ले रहे हैं और कुछ नहीं। नहीं नहीं, हमें मैं समझ रहा हूं इस ट्रोल को। थी तो एक सांसद। मैं राहुल गांधी से और तमाम कांग्रेस पार्टी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एक सांसद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे कर सकता है? लेकिन ये हुआ, और तब पपेट नहीं था। अब लीडर ऑफ अपोजिशन का भी मत है। अच्छा, इसमें आजकल नए ज्ञानी पैदा हो रहे हैं, बोले सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं हो। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी फिर संसदीय प्रणाली से चुना जाए, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, तब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप तो यहां पर जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू चुनेंगे। अब बात है भाई कि ये समीक्षा हो रही है, तो पहली बार हो रही है क्या बिहार में? ये पहली घटना है क्या? इससे पहले नहीं हुई है? इससे पहले भी हुई है। होल एंड सोल बात क्या है कि भाई हमारे अपने बांग्लादेशी, पूर्वी पाकिस्तानी निकाले जा रहे हैं। हो सकता है कुछ पश्चिमी पाकिस्तानी एलिमेंट भी हो, वो निकाले जा रहे हैं, और इनके साथ तो हमारा रोटी बेटी का रिश्ता ही है। तो हमने पहलगाम अटैक के बाद देख ही लिया कि जिन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के आईन पर विश्वास रखते हैं, हम पाकिस्तान को जनाब हमने नहीं चुना। दामाद तो वहीं से चुन रहे हैं, बहू तो वहीं से लेके आ रहे हैं। कहां भाई भारत के संविधान को चुना? और वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के वीजा के नाम पर, एक बच्चा था वो बोला हमने पढ़ाई यहीं की, जॉब यहीं की, हमने वोटर आईडी कार्ड बना लिया, हमें निकाल रहे हैं। पाकिस्तानी था। तो दिक्कत यहां है कि इनके अपने रिश्तेदार भेजे जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान मेरे और आपके लिए है, उनके लिए आज भी अखंड भारत है भाई साहब, मुसलमानों के लिए। और गजवाए हिंद का अल्टीमेट गोल जो वीरेंद्र सर बता रहे थे। तो पहले प्रश्न का तो ये उत्तर। अब आपका दूसरा प्रश्न था सर कि इस पूरे प्रोसेस में तेजस्वी यादव और इनका, सर तेजस्वी यादव कितने ग्रेट हैं, क्रिकेटर रहे हैं, वो सब हम लोग जानते हैं। लालू प्रसाद यादव जी का लोकसभा में भाषण है, आईपीएल बंद करो, हमारा बेटा से पानी ढुआ रहा है सब। तो ग्रेटनेस पर ना जाए। अब आ जाते हैं होल एंड सोल, ये जो आपने पूछा कि आखिर में, देखिए सर, ये जो राज्यसभा में लोग नियुक्त होके गए ना, बड़ा तकलीफ बढ़ने वाला है। जब सदा देखिए, नियुक्ति हो जाना और बात, लेकिन जब चर्चा होगी, और हमने तो, आपने और धीरेन्द्र सर ने कितनी बार दीदी को सुना है मंच से, और व्यक्तिगत अनुभव ये सती प्रथा वाला पे मैं उनसे लगभग ब्रेकफास्ट टेबल पर 20 मिनट तक क्वेश्चंस पूछ रहा था। जब ये बोलना शुरू करेंगी, तो जब चीथड़े उड़ाए जाएंगे ऐतिहासिक तथ्यों पर, क्योंकि अब तो बिल मानसून सेशन से एक शुरू होने वाला है, तो जब चीथड़े उड़ेंगे, तो जो आज तक एक आवरण ढक रखा था, वो तो पब्लिक में जाएगा ना मैसेज। ये कितने बड़े एसएफआई, पीएफआई और ये वामपंथी क्या है, जब सदानंद जी राज्यसभा में बोलेंगे, तब तो भागने का भी दरवाजा नहीं मिलेगा। हमारी तरफ सर बिहार में मुसहर एक प्रजाति होती है, वो चूहा पकड़ने का खेल मैं बचपन में देखता था, बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका। जो खेतों में जाते हैं तो चूहों को पकड़ने का उनका एक जबरदस्त टेक्निक है। वो जितने छोटे छोटे चूहों के बिल होते हैं जो बना के वो अंदर घुसे रहते हैं खेत में, पहले उनको बंद करते हैं, 2 मात्र बिल को खोल के रखते हैं, एक बिल में वो भूस भरते हैं और उससे आग लगाते हैं, तो धुआं पूरा अंदर नीचे खेत के भर जाता है चारों तरफ से, और एक बिल में एक बोरा सा भर देते हैं, वो सारे चूहे उसी से भाग रहे होते हैं, क्योंकि बाकी सारा जो उन्होंने अंदर में घर बनाने का ये किया था वो तो बंद हो जाता है। मोदी जी ने यही किया है, सारे चूहों के पास भागने का एक ही रास्ता है, और वहां पर खड़ा कर दिया ऐसे व्यक्ति को कि तुम बेटा भागोगे तो भागोगे कहां। आरफा खानम शेरवानी और अभी महुआ मोहित्रा को सुन रहे थे, आंखों में आंसू था। आपका तीसरा प्रश्न, उसका भी उत्तर देता हूं। अवैध बांग्लादेशी को भगाया जा रहा है, मोदी जी ये क्या करना चाह रहे हैं? ये जो हथकड़ी पहना करके बांग्लादेशियों को भेज रहे हैं, यही नया भारत है आपका?
मैडम आपको पता नहीं है, इसी नए भारत के लिए इस देश के हिंदुओं ने वोट किया था। शौचालय के लिए थोड़ी ना हमने वोट किया था, प्रधानमंत्री मुद्रा के लिए हमने थोड़ी ना वोट किया है। मेरा वोट अगर पर्सनली पूछे तो इन्हीं मुद्दों के लिए था। तो मुझे तो बड़ा आनंद यस आया। आप रोइए, आप रोते रहिए, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसी चीज के लिए वोट किया था। अब आप देख सकते हैं कि इन दिनों मोदी सरकार ने एक हमने पहले भी जब ये फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल बना था तो चर्चा शुरू की थी कि सर एनआरसी आएगा, लेकिन बिना एनआरसी लाए इस बार लेके आएंगे, कान पकड़ के एकदम उल्टा ढंग से घुमाएंगे और मरोड़ेंगे। और सर अगर हम प्रैक्टिकली देखें ये जो हो रहा है असम में, बंगाल में, तमिलनाडु में, फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल को पहला स्टेप और इसको दूसरा स्टेप माने तो गुरुजी यही तो है, यही तो है एनआरसी। और क्या है एनआरसी? यही तो है। तो अब यहां तो कानून नहीं है, और जब कोई कानून नहीं है तो विरोध किसका करेंगे? हवा का तो विरोध नहीं कर सकते। दिक्कत यहां है गुरुजी, और इससे परेशानी है। बीइंग अ बिहारी मैं इस बात को समझ गया हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की राजनीति बदल दी तो देश का छोड़िए। बिहार अगर इस तरह से वोट करने लगा है मोदी जी को, और ये कोई ना कहे कि सिर्फ कास्ट पर जा रहा है, क्योंकि 2024 में जो वातावरण था बिहार कास्ट पे नहीं गया था, कंप्लीट मोदी पर गया था। यानी मोदी नहीं हारना चाहिए। और ये अगर बिहारी यहां तक पहुंच गया है तो भाई उसका आज अब परिणाम मिल रहा है बिहारियों। यहां तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। ये जो मेल्टडाउन है ना, कि बांग्लादेशी को भगा रहे हैं, रोहिंग्या को भगा रहे हैं, नेपाली को ये कर रहे हैं, कोई भी बाहरी तत्व हमारे जो डेमोक्रेसी का ये जो मॉडल है वोट नहीं कर सकता। सिंपल, उसे चुनाव आयोग रोक रहा है, तकलीफ है। नहीं अभिषेक जी, जो बिहार में हो रहा है इसके झटके तो बंगाल में अभी से महसूस किए जा रहे हैं। ये तो आफ्टर शॉक है सर। असली झटका तो आएगा बंगाल में। जी हाँ, जी एकदम हाँ, भाई धीरेन्द्र सर ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है वहां पे, और आंकड़े मैं देख रहा था वोटिंग के बाद, क्योंकि मैं बहुत दिन तक परेशान था कि हारे क्यों। तो ऑफिशियल हमारे पास या धीरेन्द्र सर के पास जो भी आंकड़ा था वो 27% मुसलमानों का है। ऐसे कई एरिया है जहां पर मुसलमानों के वोट कहीं ज्यादा पड़े बूथ में उनकी संख्या के हिसाब से। और तब हमें समझ में आया कि एक बांग्लादेशी एक्टर जाकर के क्यों डांस कर रहा है बंगाल चुनाव में। एक बांग्लादेशी एक्टर का कोई मतलब नहीं था, आते हैं वोट देके चले जाते हैं, पता नहीं चलता। अब पकड़ में आ गया सब। तो दिक्कत यहाँ है। धीरेन्द्र जी ही समाप्त करेंगे चर्चा का, इसके बाद जी समाप्त जी करें। समाप्त कीजिए अब। देखिए, आज दो चीजें हैं। एक तो जो बिहार का जो मसला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि तमाम चीजों के बावजूद ये चुनाव वहां पहुंच जाएगा जहां दोनों पार्टियां चाहती हैं। ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी वहां चाहती है, वहां आरजेडी भी यही चाहती है, क्योंकि उसको मालूम है एआईएमआईएम नहीं आना चाहिए, भले ही बीजेपी आ जाए ना। इसमें बस चुनाव में थोड़ा बहुत छोंक जो है आपको चिराग पासवान की तरफ से मिल रहा है। वो अलग अलग तरीके से थोड़ा छोका लगा रहे हैं, लेकिन पिछली बार का उनको मुझे लगता है ज्यादा उत्साह है। वो उत्साह थोड़े दिन बाद, वैसे तो उनको एंटीडोट जो है जीतन राम मांझी वहां मौजूद है, उनकी हर एक चीज पर वो तुरंत सवाल करते हैं, तो इसीलिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जो 4 नॉमिनेशन है जो प्रेसिडेंट ने किए हैं, उसमें पहली बार ये लग रहा है, आप केरल देख रहे हैं, आप उसमें दिल्ली भी देख रहे हैं, आप उसमें ये जो है महाराष्ट्र भी देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है कि हम एक चुनाव की तरफ जाते हुए राज्य में, और दूसरा बीएमसी की तरफ। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो लोकसभा चुनाव हार चुके थे उज्जवल निकम, उनको लाया गया है। ये दरअसल उनको लाना इतना इसलिए बहुत, ये चूंकि प्रतीकों की लड़ाई भी होती है, चुनाव एक प्रतीक भी है। तो आप ये देखिए कि ऐसे वक्त में लाया गया जब बीएमसी के चुनाव है और भाषाई उसको लेकर, इसीलिए जिसकी शुरुआत आपने की थी, मैं यही कहूंगा कि ये एक एक चीज, एक एक मैसेज है, एक एक नाम उनके लिए और बड़ा खतरा है। मेरी नजर में तो मेरे हिसाब से, चूंकि मैं मान रहा हूं कि मुझे बड़ी खुशी है मीनाक्षी जैन का वहां आना, लेकिन तमाम लोगों को ये भी मैसेज है कि सी सदानंदन पूरे केरल की इस पूरी ब्लडी पॉलिटिक्स जो थी, जहां वहां खून बहता था, और हम नॉर्दर्न इंडिया में हमेशा से केरल को एक बहुत ही शानदार स्टेट के तौर पर देखते रहे, और ये बाकायदा कहते रहे वहां के लोग
कि साहब आप देखिए ये नॉर्थ इंडिया है, लेकिन वहां कितने कत्ल हुए हिंदू मुन्नानी संगठन के, संघ के कार्यकर्ताओं के। वो प्रोफेसर 1000 कट जिसकी बायोग्राफी है, मुझे लगता है वीरेंद्र जी ने जरूर पढ़ी होगी, और वो जो प्रोफेसर जिसका सिर्फ हाथ काट लिया गया था, सिर्फ इतना हथेली काट दी गई थी। तो इन तमाम को सी सदानंदन कम से कम मूर्त रूप से संसद में रखेंगे और संसद से वो देश तक जाएगी। तो ये एक आखिरी कील साबित हो सकती है, क्योंकि जो सर्वे है वो ये बताता है कि अब वहां एलडीएफ के आने की गुंजाइश कम है। तो अब देखते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन एक अच्छा सिलेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र पुंडीर साहब, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब और अभिषेक तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों जुड़े और बहुत गंभीर चर्चा हुई है, बहुत अच्छी चर्चा हुई है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे भी थे आज। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।